सहयोग चैनल फियरलेस स्टडी। कक्षा दशम के अर्थशास्त्र के आज के क्लास में जो हमारा अध्याय 2 है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, उसमें आज संगठित और असंगठित के रूप में जो क्षेत्रकों का विभाजन किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे संगठित और असंगठित क्षेत्रकों से संबंधित कुछ उदाहरण आपके सामने है। जैसे एक है कांता, जो उसके बारे में दिया हुआ है कि वो एक कार्यालय में कार्य करती है और सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक जो वहाँ के कर्मचारी है उस कार्यालय में रहते हैं। उसे प्रति माह वेतन दिया जाता है। साथ में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सकीय भत्ते, भविष्य निधि इत्यादि भी उसे दी जाती है। उसे जो नौकरी मिली है वो एक प्रक्रिया के तहत पूरा करने के बाद नियुक्ति पत्र दी गई है। उसके कुछ शर्तों के आधार पर उसे काम पे रखा गया है। दूसरी तरफ एक जो उदाहरण दिया हुआ है वो है कमल का, और ये जो कमल है वो उसी का पड़ोसी है और वो नज़दीक के दुकान में ही दैनिक मजदूरी के रूप में काम करता है। सुबह 8 बजे से वो काम में लग जाता है, सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक। और इतनी अधिक देर तक काम करने के बावजूद उसे ना तो कोई अतिरिक्त भत्ता मिलता है और न ही कोई अन्य सुविधाएं ही उसे दी जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो अंतर है एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है। जैसा कि कांता जो है वो एक संगठित क्षेत्र में काम करती है, जबकि कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। देखा जाए तो संगठित और असंगठित दोनों किसी निजी फर्म से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि संगठित जो क्षेत्रक है वो एक बड़ा फर्म या संस्था हो सकती है जिसमें कुछ जो ज़रूरत है, यानी कि एक निश्चित मात्रा सरकार के द्वारा तय की जाती है, उस निश्चित मात्रा से अधिक लोग वहाँ पे काम करते हैं और वो सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती है। जबकि असंगठित क्षेत्र एक छोटी इकाई है जहाँ पे बहुत अधिक लोग काम नहीं करते, बल्कि 1 या 2 या 3 लोग काम करते हैं और वहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं, वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं उन्हें प्रदान नहीं की जाती। इसके अलावा जिस दिन वो काम पर नहीं आते उस दिन के बदले में उन्हें कोई भी जो मानधन है वो नहीं दिया जाता। तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र को उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। नीचे आप देख रहे हैं संगठित के बारे में भी कुछ दिया गया है। आप देखिए, कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। आप देखते हैं कि जो बहुत सारे फर्म, जो प्राइवेट फर्म ऐसे होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के रजिस्टर में, तो वे जो होते हैं वो संगठित कहलाते हैं और इसलिए रजिस्टर्ड होने के नाते सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का पालन करना वहाँ आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे नियम जैसे हैं, इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। तो आप यहाँ पे संगठित क्षेत्र की परिभाषा और उसके कुछ जो उसके गुण हैं, यानी उसका जो मेरिट्स है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे संगठित क्षेत्र की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि संगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। आप देख रहे हैं ना, इस पैरा में यहाँ पे दिया हुआ है, वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। दूसरी जो विशेषता है
उसमें ये दिया गया है कि इसमें नियमों एवं विनियमों का अनुपालन होता है। तो सरकार के द्वारा जो नियम और विनियम बनाए जाते हैं उसका अनुपालन संगठित क्षेत्र में किया जाता है। तीसरी सुविधा है जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के क्षेत्रकों में सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वेतन के अलावे अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, प्रदान की जाती हैं। चौथी जो है आप देख रहे हैं इस पैरा में दिया हुआ है कि रोजगार सुरक्षा है ना। रोजगार सुरक्षा का अर्थ हुआ कि ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं जॉब सिक्योरिटी उनकी होती है, क्योंकि चूंकि वो एक प्रोसेस के द्वारा उस फॉर्म में आते हैं तो कार्य की अनिश्चितता वहाँ पे नहीं होती। तो ये एक उसका मेरिट्स हो गया, यानी उसके गुण हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं अतिरिक्त कार्य के बदले उन्हें अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद फिर आप देखिए इस पैरा में दिया हुआ है और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कुछ लाभ में ये बताया गया है सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान, ये सारी जो सुविधाएं हैं ये उन्हें दी जाती हैं। वे चिकित्सकीय लाभ पाने के अधिकारी होते हैं या उसके हकदार होते हैं। और वहाँ पे पेयजल जो है वो भी स्वच्छ होता है, वातावरण भी वहाँ का स्वच्छ होता है। तो इस तरह से उस फॉर्म में काम करने वाले लोगों को पेंशन भी मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं संगठित क्षेत्र के लोगों को मिलती हैं। अब उसके नीचे आप इस पैरा में देखिए, यहाँ पे है लिखा हुआ इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। आपको पहले भी बताया कि ये छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित होती हैं। और चूंकि ये छोटी इकाइयाँ हैं, असंगठित हैं, ना तो सरकार के द्वारा इसका पंजीकरण कराया जाता है और इसलिए सरकार के द्वारा निर्मित जितने भी नियम और विनियम होते हैं उन सभी का पालन यहाँ पर नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जो होते हैं उनका वेतन बहुत ही कम होता है और प्रायः जो नियमित ये नहीं होते हैं। जैसा कि आपको बताया क्या, इन्हें किसी भी तरह का कोई चिकित्सकीय लाभ नहीं मिलता है। इसके साथ साथ सवेतन छुट्टी भी उन्हें नहीं मिलता है। अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त जो वेतन का जो प्रावधान है संगठित क्षेत्र में, इसका लाभ भी उन्हें नहीं मिलता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं तो ये नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। यानी कि अगर किसी नियोक्ता को उनकी काम अच्छी लग गई या फिर उनका काम उनसे वो संबंधित हैं और बहुत सारे काम उनके करते हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनकी पसंद के अनुसार उनके अनुसार चलते हैं, तो इस तरह के लोगों को वो रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार आज आप लोग को ये संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है ये बताया गया। एक बार फिर से हम इस संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो अंतर है उसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे संगठित क्षेत्र क्या है, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। असंगठित में होगा ये सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। दूसरा अंतर क्या हो गया, संगठित क्षेत्र की एक बड़ी इकाई होती है जबकि असंगठित क्षेत्र छोटी इकाई होती है। ठीक है। तीसरा हो गया, संगठित क्षेत्र में कार्य करने की जो अवधि है वो निश्चित होती है, साथ साथ रोजगार सुरक्षा की भी गारंटी होती है। और तीसरा में असंगठित के लिए हो गया, यहाँ रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती है और न ही रोजगार सुरक्षा की गारंटी होती है। चौथा हो गया, संगठित क्षेत्र में चूँकि ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं इसलिए सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं श्रमिकों के पक्ष में, उनके फेवर में, तो इन सभी का अनुपालन करना आवश्यक होता है।
जबकि असंगठित क्षेत्रकों में इसके अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट जो है संगठित क्षेत्रकों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वातावरण, इन सभी की व्यवस्था होती है, जबकि असंगठित क्षेत्रकों में इसका अभाव होता है। तो इस तरह से संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में जो अंतर है ये आपको बताया गया। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों क्षेत्रकों के अंतर के रूप में आता है। और यदि ये 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है तो ये सभी क्षेत्रकों के सभी क्षेत्रकों के किससे संबंधित होता है? सभी क्षेत्रकों के उनकी परिभाषा या उदाहरण से संबंधित होता है। तो आज आप लोग इससे जरूर ही लाभान्वित हुए होंगे। इसे आप अपने कॉपी में, नोट कॉपी में जो अंतर है उस क्वेश्चन को, यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को लिख करके इसके अंतर को नोट कर लीजिएगा।